अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहता हूँ तमाम नाजरीन को एक्सरसाइज पीडिया की तरफ से। आजकल के मौजूदा हालात के पेश नज़र हमने ये नई सीरीज़ शुरू की है, क्योंकि आपके फिज़ियोथेरेपिस्ट से और आपके डॉक्टर से कोविड की वजह से रब्ता है वो ज़रा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको होने वाली परेशानियाँ और आपको होने वाली तमाम जो फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करें, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से हल कर सकें। प्रोग्राम के ज़रिए हम चाहते हैं कि तमाम जो प्रॉब्लम्स आप समझते हैं, जिन पे हम बात करें, उनको कमेंट में ज़रूर लिखिए। इस वक्त हम घुटने से के दर्द की एक अलामत, जिसको हम आम तो ज़ुबान में घुटने के सामने के हिस्से का दर्द या इंटीरियर नी पेन कहते हैं, तफसील से डिस्कस करेंगे और उसके साथ होने वाली अलामत और आसानी से उसको खुद किस तरह मैनेज किया जा सकता है, जिसको हम सेल्फ रेमेडीज़ कहते हैं, उन पे डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद आबिद मेहदी काज़मी। मैं PhD हूँ फिज़िकल थेरेपी में और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पैटेलो-फेमोरल पेन सिंड्रोम, ये कि घुटने के सामने की तरफ का दर्द, ये ज़्यादातर नौजवान लोगों में या स्पोर्ट्स पर्सन्स में होता है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि ये स्पोर्ट्स पर्सन में भी हो, आम लोगों में भी बहुत हद तक पाया जाता है। इसकी जो बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे कि जंपर्स नी, रनर्स नी, बट ज़्यादातर इसके नाम हैं वो इसकी होने की वजूहात की वजह से है। इसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो या तो आपके नी कैप पटेला है, इसकी मैल अलाइनमेंट है, मसल वीकनेस है, या कोई ऐसी एक्टिविटी आपने करी हो जिसकी वजह से आपके मसल जो हैं वो फटीक हो गए हों, की वजह से आपका नी कैप जो है नीचे वाले सरफेस से टकरा गया हो, तो उससे भी हो सकता है। आइए अब हम नी जॉइंट की एनाटॉमी को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हमारे एक बड़ा जॉइंट है जिस्म का, और ये जॉइंट क्योंकि वेट बेयरिंग जॉइंट है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी है। तो इसको हम अगर गौर से देखें तो सबसे पहले ऊपर की तरफ हमारे मसल्स होते हैं थाई बोन के, जिनको हम क्वाड्रिसेप मसल कहते हैं। ये 4 मसल्स का मुरक्कब होता है और ये कन्वर्ज होकर चारों मसल्स एक टेंडन बनाते हैं, जिसको हम क्वाड्रिसेप टेंडन कहते हैं, जो बाद में हमारी नी कैप में इंसर्ट हो जाते हैं, यानी पटेला के साथ जुड़ जाते हैं। और उसके बाद वो पटेला से नीचे की तरफ से एक और टेंडन निकलता है, जो हमारी शिन बोन पे जो एक नीचे की तरफ उभार होता है, जिसको हम टिबियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, उस पे जाके इंसर्ट हो जाता है। तो अगर हम गौर से इस स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ 3 हड्डियाँ मौजूद हैं। पहली हड्डी हमारी थाई की हड्डी है, जिसको हम फीमर कहते हैं। इसके आखिर में 2 सेमी सर्कुलर कॉन्डाइल्स होते हैं, फेमोरल कॉन्डाइल कहते हैं। नीचे की तरफ टीबिया होती है, जो टीबिया है हमारी वो शिन बोन है। अगर हम अपनी शिन बोन पे हाथ लगाएं तो हमें महसूस होगा कि ये नीचे से पतली और ऊपर से चौड़ी होती है। उसके बाद जो नी कैप है और ये पटेला है, ये सिस्मॉइड बोन है। बेसिकली सिस्मॉइड बोन हम उसको कहते हैं, जो मसल के दरमियान में एक हड्डी होती है। तो क्वाड्रिसेप मसल कन्वर्ज होके पटेला पे इंसर्ट होता है और यही इसकी एक फर्दर डेविएशन होती है और वो जाके इंसर्ट होता है टीबिया पे। जो जोड़ हमारे फीमर के इन कॉन्डाइल्स के दरमियान और हमारी नी कैप में बनता है, उसको हम पैटेलो-फेमोरल जॉइंट कहते हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो दर्द सिर्फ इस जॉइंट की वजह से होता है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि नी जॉइंट जो है हमारे जिस्म का वो जॉइंट है जो हमारे जिस्म का मैक्सिमम वेट बेयर करता है। तो इस जॉइंट को एक मैक्सिमम सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो जिस दारोमदार इन 4 लिगामेंट में होता है, जो 2 क्रोशिएट लिगामेंट्स और 2 कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं। इसके बाद एक और चीज़ होती है जो हमारे फेशियल लेयर होती है, इंटीरियर सामने की तरफ से हमारे क्वाड्रिसेप से शुरू होती है और हमारी टिबियल ट्यूबरोसिटी में इंसर्ट होती है। इसका बड़ा रोल है पैटेलो-फेमोरल पेन में की वजूहात में, तो इसको हम पटेलर रेटिकुला कहते हैं। इसके बाद हमारा पटेलर टेंडन है, जो इसके दरमियान नीचे पटेला के, जो हमने पीछे भी गौर से देखा। और उसके बाद जो है इसकी साइनोवल लेयरिंग है, कार्टिलेज है और इसके दरमियान में फैट है, जो इस पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए और फंक्शनली काम करने के लिए हमें मदद देती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जोड़ में होने वाला दर्द डायरेक्टली जोड़ में नहीं, जबकि उसके चारों तरफ मौजूद सॉफ्ट टिश्यूज़, टेंडन, साइनोवल टिश्यू और फैट पैड की इरिटेशन की वजह से होता है, जो
तमाम इरिटेशन क्यों हो रही है? वो इरिटेशन इसलिए हो रही है कि उस तमाम स्ट्रक्चर में इन्फ्लेमेशन हो रही है। अगर ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक हो जाए तो एक कंडीशन बन जाती है जिसको हम कॉन्ड्रोमलेशिया पटेली भी कहते हैं, क्योंकि जो उसका जो कार्टिलेज है वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो जाता है, उसके जो साइनोवल मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और जो कार्टिलेज है उसकी ब्लड सप्लाई कम से कम होती चली जाती है, जो परमानेंट पेन की वजूहात में से एक वजह है। अब हम आते हैं इसकी वजूहात की तरफ से। सबसे बड़ी वजह जो इसकी है वो है ओवर यूज़। अगर मैं रोज़ाना साइकिलिंग करता हूँ 1 घंटे और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं 3 घंटे साइकिलिंग करूँगा, तो इट कैन काज इन्फ्लेमेशन इन द आर्टिकुलर सरफेस। तो ये जो इन्फ्लेमेशन है ये जो दर्द करेगी वो बिलखुसूस नी के सामने की तरफ होगा और ये दर्द जो है पैटेलोफेमोरल पेन होगा। चाहे आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, जिनमें ख़ास तौर पे जो एक्टिविटीज़ हैं कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा मैं जॉगिंग कर लूँ या स्क्वाटिंग कर लूँ या स्टेयर क्लाइंबिंग कर लूँ तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ जाएंगी और इनमें एहतमाल है कि ये दर्द का बाइस बन जाए। सडनली चेंज कर लूँ और उसको एकदम से बढ़ा दूँ या बहुत विगरस एक्टिविटी करना शुरू करूँ या मैं जो है वो इम्प्रॉपर शूज़ के साथ एक्टिविटी करना शुरू कर दूँ। मैं सुबह को उठा, मैंने कहा आज मैं क्रिकेट खेलूँगा, मेरे पास शूज़ नहीं थे, मैंने वही शूज़ पहन के खेल ली, तो इसकी ये वजह बन सकती है हमारे घुटने के दर्द की। तो शू का एक बहुत बड़ा रोल है जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि हम उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकते हैं। जो काजेज़ हैं घुटने के दर्द के, घुटने के सामने के हिस्से के दर्द के, वो उनमें सबसे पहली काज आती है पैटेलर मैल अलाइनमेंट, कि आपका नी कैप जो है वो अपनी जगह पे मौजूद ही नहीं है। और इसकी वजूहात में सबसे बड़ी वजह आपके मसल का इम्बैलेंस है। अगर हम जैसे हमने पीछे बात की थी कि क्वाड्रिसेप मसल 4 मसल्स का मुरक्कब है, तो इसमें 2 मसल सेंटर में, एक मसल बाहर की तरफ और एक मसल अंदर की तरफ होता है। तो ये बिल्कुल इस तरह काम करते हैं कि ये नी कैप को बैलेंस में लेके चलें। अगर किसी वजह से आपका नी कैप एक साइड का मसल कमज़ोर हो जाता है तो नी कैप दूसरी तरफ पुल हो जाता है और स्ट्रक्चर में जाके टकराना शुरू हो जाता है। तो जो हमारा इनर थाई मसल है वो पोटेंशियली बहुत वीक है, तो वो हमेशा जो है वो मैल फंक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारा जो नी कैप है वो बाहर की तरफ कॉमनली टकराता है, क्योंकि बाहर के मसल्स नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो इस वजह से मुस्तकिल टकराने की वजह से उस इलाके में सूजन आ जाती है और वो तकलीफ़ का बाइस बनता है। तो अगर हम इसका एक MRI स्कैन देखें तो हमें समझने में ज़रा आसानी होगी। ये एक नॉर्मल जॉइंट का स्कैन है, तो अगर इसके बीच में ये हमारा नी कैप है और ये हमारा फीमोरल कंडाइल है और ये इसका ग्रूव है, तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ की जो स्पेस है वो बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंटेन है। जबकि अगर हम इस तस्वीर में देखें जो उस शख्स का है जिसको पैटेलोफेमोरल पेन है, तो हम गौर से देख सकते हैं कि उस जगह पे एक तो उसकी पटेला एक साइड पे टिल्टेड है, दूसरी बात ये कि वो एक तरफ जो उसका स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जो इस बात की अलामत है टकराएगा नीचे के कॉन्डाइल से। और ये टॉकलियर ग्रूव है, बेसिकली ये टॉकलियर ग्रूव के आउटर साइड से यानी बाहर की तरफ से टकराएगा और इसका मुस्तकिल टकराना इन्फ्लेमेशन की वजह बन सकता है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम इसकी अलामात के बारे में बात करते हैं। ज़्यादातर ये पेन डल नेचर का होता है और सिर्फ मूवमेंट से ही बढ़ता है। तो और ये पेन होता तो नी के घुटने के सामने की तरफ है, इसीलिए इसको इंटीरियर नी पेन कहते हैं। ज़्यादातर ये पेन जब हम नी की बेंडिंग करते हैं या नीचे सरफेस के सोफे या कुर्सी पे बैठते हैं तो बैठने या उठने में होता है, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने में, या अगर हमने अपनी एक्टिविटी या इंटेंसिटी को एकदम से बढ़ाया तो ये दर्द होता है। और अक्सर औक़ात इसमें से पॉपिंग या क्रैकिंग साउंड आती है, जब आप खड़े या बैठते होते हैं तो एकदम से घुटने से एक आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो भी एक इंडिकेशन हो सकती है कि आपके घुटने के सामने की हड्डी जो है वो टकरा रही है। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ की, वो चीज़ें जो जिसके ज़रिए हम इस अपने घुटने के सामने की तरफ के दर्द को बेहतर कर सकते हैं, और वो चीज़ें जो हम किसी डॉक्टर की या फिज़ियोथेरेपिस्ट की रिकमेंडेशन के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये चीज़ें सेफ़ हैं। तो सबसे पहले हम देख लें कि अगर हमने कोई ऐसी एक्टिविटी की है जिसके बाद ये पेन हुआ है तो सबसे पहले उस एक्टिविटी को रोक दें, या अगर हम बहुत तेज़ हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी कर रहे हैं तो स्लो इम्पैक्ट पे आ जाएं। और तीसरी सबसे बड़ी वजह जो है इस दर्द की, वो हमारा अपना बॉडी मास है। अगर हम चाहें तो हम नेट पे सर्च कर सकते हैं, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स।
जो हमारे वेट और हाइट के रेशियो को बताता है। तो नॉर्मली जो बॉडी मास इंडेक्स होता है वो 18 से लेकर 24 तक जो होता है वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, और उसके बाद वज़न बढ़ने जो उसका इंडेक्स है वो बढ़ता चला जाता है, जो ओवरवेट या ओबीज लोगों में होता है। तो हमें अगर हमारा बॉडी मास 18 से 24 के दरमियान मौजूद है तो ये इस बात की अलामत है कि हमारा बॉडी मास सही है, तो हमें वेट लूज़ करने की कोई खातिर खा ज़रूरत नहीं है। मगर अगर किसी वजह से हमारा पेन एक्यूट है यानी शदीद है, तो हमें जो सबसे पहला काम करना चाहिए कि हमें अपने घुटने को रेस्ट देना चाहिए। उसके बाद आइसिंग इस इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद दे सकती है। साथ में अगर हम इस पर कंप्रेशन बैंडेज लिपेट लें तो हमें कुछ और राहत मिलेगी, और इसको अपने दिल के लेवल से ऊंचा करके रखें ताकि इसमें होने वाली सूजन जो है वो उतर जाए। जैसे ही सूजन कम होगी हमारा पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसमें दूसरा रोल सबसे बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस का है, मगर मैं चाहूँगा कि ये आप मेडिसिन जो हैं वो डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट की रिकमेंडेशन के बगैर मत लें। अगर आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन ज़रूर करेगा, जिसमें सबसे पहले वो जो कुछ चीज़ें पूछेगा उसमें आपका नेचर, पेन की नेचर, जिसकी वजह से पेन एग्रीवेट होता है, उनके बारे में, कुछ टाइम डिपेंडेंसी ऑफ द पेन के बारे में पूछेगा। उसके अलावा वो एग्जामिन करने की कोशिश करेगा, जिसमें वो आपके घुटने को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करेगा और आपको चला के देखेगा, और आपकी नी की जो पटेला है उसकी ट्रैकिंग करेगा ताकि उसको सही तौर पे देख सके, जज कर सके। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी हिप की और एंकल की मूवमेंट को भी असेस करेगा, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पटेला की, नी कैप की अलाइनमेंट में। सो वो इन चीज़ों को भी एग्जामिन करेगा। साथ में वो कोशिश करेगा कि आपके जोड़ के चारों तरफ जो सूजन है उसको भी महसूस करे, और आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी फिटनेस, मसल्स और जो आपके पेल्विक एरिया के मसल्स हैं, आपके नी के सामने और पीछे के मसल्स और काफ मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, और साथ में आपकी फुट के मसल्स को भी एग्जामिन करेगा। आपका डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपको, अगर वो समझता है कि इसमें ज़रूरत है और बोन डैमेज को देखने की ज़रूरत है, तो वो आपको एक्सरे या एमआरआई के लिए भी रिकमेंड कर सकता है, ताकि वो आपकी नी कैप की अलाइनमेंट को बेहतर तरीके से देखा जा सके। इसको देखने के लिए जो एक्सरे किया जाता है उसको हम स्काईलाइन एक्सरे कहते हैं, ताकि हमें डिफरेंट एंगल में नी कैप की मूवमेंट का लग सके। इसके इलाज के बारे में अगर हम बात करें तो इसका इलाज दो तरह का मुमकिन है। एक को हम सर्जिकल और दूसरे को नॉन सर्जिकल और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छी बात यह है कि तकरीबन 90% मरीज़ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही बेहतर हो जाते हैं। क्वाड्रिसेप मसल यानी सामने के मसल, इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, हमारे इनर थाई मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हमारे बाहर के मसल्स की, हमारे हिप मसल्स की या हमारे काफ मसल्स की, इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर हम कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेस भी करते हैं तो वो एक एडिशनल इफेक्ट लेके आती है। दूसरा सबसे जो मेन हिस्सा है इसके इलाज का, वो आपके जूतों के अंदर मौजूद इंसोल्स को तब्दील करके और स्पेशली मेड इंसोल्स दिए जाएं, जिनमें ख़ास तौर पे मीडियल आर्च सपोर्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मरीज़ जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रिस्पॉन्स नहीं करते, उनमें जॉइंट के अंदर कैमरे के ज़रिए ऑर्थोस्कोपी की जाती है और अंदर मौजूद एडिशंस को रिमूव किया जाता है, जो हमारी अलामात को रिड्यूस कर सकते हैं। या फिर जो हमारी बाहर के मसल्स हैं उनको सर्जिकली रिलीज़ कर दिया जाता है, वो भी जो है एक अच्छा रोल प्ले करते हैं इसकी रिकवरी में। तीसरा और सबसे आखिरी ट्रीटमेंट इसका ये, शिन बोन पे टेंडन की अटैचमेंट है उसको उस जगह से रिप्लेस कर दिया जाए और दूसरे एंगल पे इंसर्ट कर दिया जाए। ये ट्रीटमेंट बहुत रेयर है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो हैं वो इससे पहले ही रिकवर कर जाते हैं। एहतियात इलाज से बेहतर है। ख़ास तौर पे अगर हम कोई एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो हमें उसके लिए प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए, उसकी तमाम लवाज़मात को पूरा करना चाहिए, जिसमें बिलखुसूस हमारे जूते हैं। हमें हर स्पोर्ट्स के हिसाब से या हर एक्टिविटी के हिसाब से ही जूते पहनने चाहिए। आजकल बहुत कॉमन है कि लोग ऑफिस में जॉब करते हैं और हार्ड शूज़ पहन, जबकि उनमें से कुछ लोगों की जॉब इस तरह की होती है कि उनको खड़ा रहना पड़ता है या कंटिन्यूसली मूव करना पड़ता है, तो वो हार्ड शूज़ हैं वो भी एक रीज़न बनते हैं उनके दर्द के। उसके बाद
अगर हमने कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें चाहिए, अगर हम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं और उसको सडनली बढ़ाते हैं तो वो वजह बन सकता है दर्द की। सो इसके लिए हमें बेहतर ये है कि हम अब कोई भी एक्टिविटी अगर हम बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें ग्रेजुअली और प्रोग्रेसिवली इसको बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे जो जॉइंट हैं उसी हिसाब से एकोमोडेट कर सकें और हमारे मसल्स की इंटेंसिटी, जो टोन और पावर है, वो भी उसी हिसाब से बढ़ सके। और अगर कोई ऐसी एक्टिविटी हमने करी है और जिसमें हमें लगता है कि वो हमारे घुटने पे तकलीफ़ देने की वजह बन रही है तो हमें उसको फौरी तौर पे रोक लेना चाहिए। साथ में हमें अपने वज़न का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को बड़े एहतियात से और ग्रेजुअली एंड प्रोग्रेसिवली बढ़ाना चाहिए। साथ में हमें मुस्तकिल कोई ना कोई स्ट्रेचेबिलिटी एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ताकि हमारे जो मसल्स हैं जो है स्ट्रेंथ भी बेहतर रहे और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बेहतर रहे, ताकि हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। जनरल फिज़िकल एक्टिविटी भी रोज़ाना करनी चाहिए ताकि हमारे मसल्स जो हैं उनकी खुराक उनको मिलती रहे। हम सब समझते हैं कि हमारे मसल्स की खुराक जो है खून के ज़रिए आती है, मगर सबसे ज़्यादा खुराक जो हमारे मसल्स को मिलती है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी की वजह से मिलती है। ताकि जब हम फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे मसल के जो टर्मिनल एंड्स हैं उन पे खून उसी वक्त पहुंचता है जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, और अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे तो वो प्रोग्रेसिवली डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, जिस कंडीशन को हम टेंडिनोपैथी कहते हैं। सो प्लीज़ डू एक्सरसाइज एवरी डे एंड कीप योर सेल्फ हेल्दी। जो अफराद पटेलोफेमोरल पेन का शिकार हैं और उनकी ज़िंदगी में उठना बैठना और चलना मुश्किल है, उनके लिए एक्सरसाइजपीडिया ने एक सेल्फ डिमॉन्स्ट्रेटिंग एक्सरसाइज ऑलरेडी लोड की हुई है जो आपको इस लिंक पे मिल सकती हैं। अगर आप एक्सरसाइजपीडिया को सब्सक्राइब करें तो आप उस पर यूट्यूब चैनल पे ये एक्सरसाइजेस देख सकते हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और साथ में बहुत आसान है, ताकि आप उनको खुद कर सकें। जो अलामात हैं उनको कम करने में ये खातिर खा रोल प्ले कर सकें। ये एक्सरसाइजेस तकरीबन आपको 6 से 8 हफ्ते तक मुस्तकिल करनी है। उसके बाद भी अगर आपकी अलामात बरकरार रहती हैं तो बराए मेहरबानी अपने फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से रब्ता करें, ताकि वो आपको इसकी बेहतर और तफसीलन कुछ और प्रोसीजर्स के ज़रिए आपकी प्रॉब्लम को कम से कम कर सकें। सबसे आखिर में मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी जो मैंने तफसीलात बताई उनको सुना। मैं चाहता हूँ कि ये तफसीलात अपने जानने वाले, अपने अजीज़ व अकारिब में आप शेयर करिए जो इस तकलीफ़ का शिकार हो, उसके लिए ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन साबित हो। मैं मुस्तकिल आज से ये कोई ना कोई मालूमाती वीडियो अपडेट करूँगा। सो बराए मेहरबानी जिस चीज़ पे आप चाहते हैं कि जिस चीज़ के बारे में मैं आपको से डिस्कस करूँ उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए, और प्लीज़ डू लाइक आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।